मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, हमारा सेट 3 है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 21 दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर है। ठीक है, और ये हम इसी बुक से आपको करवा रहे हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चार्ट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। ठीक है, इसमें हम 30 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। डेवलपमेंट इज विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा है। विकास एक आयामी है कि एक विषय है में बदलाव किया जा सकता है। विकास में बदलाव किया जा सकता है कैसे, देखो। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर व्यक्ति प्रकट होते हैं। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते रहते हैं। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो पाता है। तो इसमें क्या है, बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक हेरिडिटी। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। कलर ऑफ आइज, आँखों का रंग जो होता है वो पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और क्या, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। परिपक्वता कहलाती है कि निष्क्रिय नहीं, परिपक्वता नहीं है। और उसके बाद क्या है, निष्क्रिय समाजीकरण बिल्कुल नहीं है, प्राथमिक समाजीकरण नहीं है। यहाँ इस सामाजिक संस्था और स्कूल हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है, द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, गुड बॉय, तीसरी अवस्था को हम कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे के सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृत पाना होता है जिससे इसे प्रसन्नता मिले। ठीक है, और क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। एक नए स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है, एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा एकोमोडेशन होगा, समायोजन। ठीक है, समायोजन ये हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत में आता है। ठीक है, और आत्मसातकरण नहीं, अनुकूलन नहीं, संगठन नहीं, ये सारे आंसर हमारे राइट नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, नए स्कीमा, सॉरी, नए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था तो अभी जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश की समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है। ठीक है, और क्या, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित या और प्रतिपादित करता है। कौन सा, इस यहाँ पे व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक या स्कीमा या अग्रिम संगठन या संवेदी मुद्रक। हमारा क्या राइट आंसर होगा, स्कीमा। ठीक है, क्यों होगा, पियाजे के अनुसार स्कीमा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। इसमें बालक अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। मतलब इस स्कीमा से अर्थ है मतलब हमारे पूर्व ज्ञान से। ठीक है, और क्या, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। पहला, सिगमंड फ्रायड का मनोयांत्रिक सिद्धांत नहीं, जहाँ पे सामाजिक आय, जहाँ पे क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता
ध्यान में रखकर विभिन्न क्रियाकलापों मतलब ये विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापें कराई जा रही हैं और क्या करा रहे हैं और कर रहे हैं यहाँ पे सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती हैं। तो वो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, जहाँ वाइगोत्स्की आएंगे वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्यों राइट आंसर? हाँ, हमने देख लिया। देखिए, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसका क्या करता है? समर्थन करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पहला, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना और फिर इशारों एवं संकेत सहपाठियों के संग। अब बताओ, पाठ का उदाहरण नहीं है, निगेटिव है, तो क्या होगा? निगेटिव ही आंसर आएगा, रटना। ये हमारा आंसर सही हुआ। ठीक है, ठीक। निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा? बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, ड्रिल और रिकॉल मतलब वेधन व दोहराव या प्रयोगात्मकता। क्या इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा? मतलब प्रोत्साहन नहीं है, तो क्या आएगा? ड्रिल और रिकॉल, वेधन एवं दोहराव। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? क्या कौन सा होगा इसमें? चार्ल्स स्पियर्समैन ने किया या एल्फ्रेड बाइनेट ने किया, अल्फ्रेड बिनेट ने, या क्या किसने किया? थियोडोर साइमन ने किया या हावर्ड गार्डनर किया? तो इसका राइट आंसर कौन है? हावर्ड गार्डनर है। ठीक है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? किस पर महत्व देना चाहिए? पहला, समेटिव असेसमेंट पे, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, कि सिंगुलर असेसमेंट पे, कि स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पे? तो हमारा राइट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। ठीक है, आंसर देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे को ज्ञान का निर्माण कर सके। इसमें बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करके गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गतिविधियों का क्या करते हैं? गलतियों का निरंतर सुधार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना आया? 12 आया। प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या था? helps children to regulate their behavior while doing complex task। जटिल कार्य करते समय बच्चे के उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ठीक है, बाकी के यहाँ जो इतने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे क्या हैं? राइट नहीं है। ठीक है, और क्या है? Dolls and pink dresses are usually associated with girls, while cars and blue dresses are usually associated with boys. This is a demonstration of। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसमें जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर निरंतरता, या जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर विविधता, या जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। तो क्या इसका सही होगा? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, और यहाँ पे दो पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है? एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received। शिक्षा सफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। दूसरा है, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने के अर्थपूर्ण क्या है? घातक है। तो हमारा राइट आंसर कैसे? ये हमारा एक दूसरे के क्या है?
ये सही है, लेकिन हमारे जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। ये आपको क्या राइट लग रहा है? नहीं, ये हमारा आंसर जो है राइट नहीं है। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमारा ये सही है और दूसरा गलत है, तो उसके बाद क्या करें, हमारे ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये सही है लेकिन आर क्या है? फॉल्स है। ठीक है। अब क्या, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इन कॉन्स्टिट्यूटिव क्लासरूम। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? पहला क्या, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव, बिल्कुल गलत है। बोथ टीचर स्टूडेंट आर एक्टिव, वेरी गुड, ये बहुत ही राइट आंसर है हमारा। ठीक है। टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट आर पैसिव, ये भी गलत है। ठीक है। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्या होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो वहाँ पे वो ठीक है, स्टडी अच्छे से पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ कैन आई टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप इन क्लासरूम। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? कोई ये देखिए यहाँ पे, बाई रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टेरियोटाइप एंड बिलीव्स दैट कंटेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन। अपनी उन अवधारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। और दूसरा क्या है? ये राइट, मतलब ये भी सही है। और क्या, इंक्लूसिव डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके क्रिएट एन इंसुलेशनल इथोस दैट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी। संस्था में समानता के मूल संस्कृत पर बल दे करके। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? राइट हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्या है? छात्रों को प्रोत्साहन करके कि वह स्वयं को मानकीय जहाँ मानकीय आ जाए वो हमारा कैसा होता है? निगेटिव सेंस प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हमारा ये क्या है? रॉन्ग आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रमणीक की कक्षा में एक दृश्यवादित छात्र है। एक समायोजित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? इसका आंसर होगा त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संस्थानों का प्रावधान करना चाहिए। बाकी के सारे 3 गलत हैं। ठीक है। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अपसारी चिंतन का। ठीक है। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? आइए बात देखते हैं। अपसारी सोच खोज, आविष्कार या मौलिकता को जन्म देती है। जब छात्र के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह छात्र उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। अपसारी सोच द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इससे सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी लिखता है, तो इसमें मतलब डिसलैक्सिया, इसे क्या कौन सा रोग या लक्षण है? पठन वैकल्य है। ठीक है। और क्या, एक समावेशी कक्षा डिसलैक्सिया। ठीक है। जो पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई में अगर मतलब लक्षण इसे दिखते हैं कि बी को डी है, किसी अक्षर को दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर को तीसरा अक्षर लिख रहा है, तो वहाँ पे डिसलैक्सिया पठन वैकल्य होता है। ठीक है। एक तरीके से ये रोग है। ठीक। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्माण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संगत दे करके, संयोगात्मक अधिगम दे के, मानकीकृत निर्देश भैया नहीं देना है। ठीक है। फर्स्ट और आपका हमारा थर्ड सही है। ठीक है। कम्पिटेटिव ईथर, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। ठीक है। और क्या है? एक हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन ए
कंस्ट्रक्टिव फ्रेम, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय नहीं भाई, निष्क्रिय नहीं समझना है, ठीक है। और क्या, मिनट छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, और क्या, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें जिन्हें सभ्य बनाने की ज़रूरत है, नहीं अपने पर्यावरण की समझने की उत्सुकता के लिए। वेरी गुड, ये आंसर सही है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है, और निगेटिव के साथ क्या आता है, निगेटिव सेंस आता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस फेलियर इज करेक्ट, क्या है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिल्ड्रंस फेलियर कैन ऑलवेज टू एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिकता दोषों को किया जा सकता है। Child's failure is reflection of the system's inability to cater to her individual needs. दैट यही राइट आंसर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाउ कैन अ टीचर इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, ठीक है। बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सेकेंड है बाई इनकरेज कंपटीशन, बाई कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लीव्स ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज थर्ड राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, अनुपमा ए साइंस टीचर ऑफन मेक्स लिंक linkages in her classroom with the concepts students are studying in mathematics. This kind of pedagogy, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए सब प्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र में क्या होगा। 24 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे थे। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के सब प्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या होगा। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, हाँ ये सही है। वुड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरिटी। वुड हिडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अर्जन की रुकावट उत्पन्न करना, ये निगेटिव है। और अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि वह बोझ बढ़ाएगा, ये भी निगेटिव है। छात्रों की भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ये भी निगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो वुड हेल्प ऑफ मतलब अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 देखते हैं क्या है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द procedure of riding a bike, folding laundry and experience of climbing a tree as a 7 years old is stored in। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया और 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, दैट इज राइट आंसर लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब दीर्घ अवधि स्मृति में ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। 26 क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है, 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इन नॉट करेक्ट, देखते हैं क्या। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। इट्स हेल्प इन ग्रेड्स एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट इन क्लास, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। इट्स मेक द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ को अवगत कराता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचर पार्ट्स ऑफ द लर्निंग
ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि समझ का सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया में सहज हिस्सा है। इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड के पदों को निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है। भैया ग्रेड त्रुटियों की समझने के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ग्रेड या पदों पर निर्धारित करने में मदद करता है, लेकिन ये हमारा क्या है, सही नहीं है। ग्रेड के थ्रू किसी बच्चे को जज नहीं किया जा सकता है, मूलतः आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in theme cells। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हैं जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ट्रेड मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, स्टेट मोटिवेशन। हमारा राइट आंसर होगा आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट। शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या रहती हैं। फर्स्ट है हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। शुड नॉट कोरिलेटेड विद द स्टूडेंट लर्निंग। विद्यार्थियों के अधिगम में कोई ऐसा संबंध नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट लर्निंग एंड सेल्फ इफिशियंसी। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं, तो ये भी क्या है, हमारा गलत है। तो आर सोल डिटरमिनेंट ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग। बच्चों के अधिगम के लिए क्या एकमात्र निर्धारक है। भैया एकमात्र बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से सबसे सही आंसर है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, मतलब सीखने में उनका क्या करती है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अब क्वेश्चन नंबर 29। ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय। बाल केंद्रित कक्षा में सृजन द्वारा किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, providing timely feedback to the learners about their performance। शिक्षार्थियों के उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। सेकंड है डिस्करेजिंग क्वेश्चंस एंड कीपिंग लर्नर्स पैसिव। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के हाथों शायद भाई बिल्कुल नहीं करना है। प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड कीपिंग लर्नर्स इन एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ फियर। बारंबार परीक्षा लेकर और बीच बीच में भय की अवस्था बिल्कुल नहीं भाई। प्रमोटिंग कंपटीशन बिटवीन लर्नर्स। विद्यार्थियों के प्रति स्पर्धा प्रोत्साहन करके कंपटीशन का कोई भी भाव नहीं देना है बच्चों को। सिर्फ हमारा राइट आंसर इसमें फर्स्ट है, शिक्षार्थियों के उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके, ठीक है। अब क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज है। नई शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट ऑफ स्कूल कैरिकुलम, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल कैरिकुलम, एम्फेसिस ऑफ रोट लर्निंग, रटन प्रणाली बिल्कुल नहीं, और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो इसमें से राइट आंसर हमारा ये थर्ड गलत है, बाकी के सारे तीनों सही हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने मतलब थोड़ा स्पीड से मैंने कराया, ठीक है। तो आप इसे कवर करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।